नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो आज का जो टॉपिक है वो भारतीय राज्य व्यवस्था है और आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। ये एक वीडियो ही आप लोगों के लिए रामबाण होगी, क्योंकि इससे बाहर राज्य व्यवस्था से कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी जो आपके जानने वाले हैं उनसे अ, इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। इसके पहले हमने भारत का भूगोल, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है जीएस में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है भारत का संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले हम भारत के संवैधानिक विकास से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया तथा पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। इस क्रम में भारतीयों ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया। भारतीय संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत में इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, जब अस्थायी अध्यक्ष देगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का ही नाम टिक करिएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब हम देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा
संविधान को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। ये सारा डेट आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। संविधान के स्रोत पूछता है कहां कहां से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि। कनाडा से लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन आदि। सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य आदि। दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो अब देख लेते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भाग। तो भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। नागरिकता भाग 2, अनुच्छेद है 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद है 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद है 36 से 51। भाग 4 क मूल कर्तव्य, अनुच्छेद है 51 क। भाग 5 संघ सरकार से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद है 52 से 151। भाग 6 राज्य से संबंधित उपबंध, भाग 100, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद है 239 से 242। भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद है 243 से 243 ड़। भाग 9 क नगर पालिकाएं, अनुच्छेद है 243 त से 243 य छ। भाग 9 ख सहकारी समितियां, अनुच्छेद है 243 जेड एच से 243 जेड टी। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद है 245 से 263। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद है 324 से 329 क। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद है 343 से 351। निर्वाचन वाला आप लोग याद रखिएगा। भाग 15 इसका अनुच्छेद है 324 से 329 क, ठीक है। और राजभाषा भी इंपॉर्टेंट है, राजभाषा है 343 से 351। फिर भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद है 352 से 360। भाग 20 संविधान का संशोधन, 368 अनुच्छेद है, ठीक है। संविधान की अनुसूचियां एवं उनके विषय। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन।
5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। अब हम स्टार्ट करते हैं संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो प्रस्तावना है ये आप सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी एग्जाम में इंटरव्यू में सीधे सीधे पूछ देता है कि आप लोग संविधान की प्रस्तावना बताइए। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-4 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो आप देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ यूनाइटेड स्टेट घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, ये डेटा चेंज हो गया है, इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे 29 और 7 हो गया है, ठीक है। संघ शासित प्रदेश है, इसको मैं बता दूंगी। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया दैट इज भारत तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। हाँ तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कुछ लोगों में कंफ्यूजन था, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। आपको बता देते हैं, पहले 7 संघ शासित प्रदेश थे, तो 8 कैसे हो गए यहाँ पे ही बता देती हूँ कि देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था जिसकी राजधानी प्लूडवेयर है। दिल्ली का दिल्ली है, चंडीगढ़ का चंडी है, पुदुचेरी का पांडुचेरी है, लक्षद्वीप का कवरत्ती है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर में से लद्दाख को निकाल दिया गया तो एक और केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया है। तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर गर्मी में है और जम्मू सर्दी में हो जाता है, और लद्दाख जो है उसकी राजधानी लेह है। और 8वां है दादर नगर हवेली और दमन दीव। बात चल रही थी कि इन दोनों को भी अलग कर दिया जाएगा, दादर नगर हवेली और दमन दीव को, तो 9 हो जाता। तो ये करेक्ट है, इस डेटा को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं जहां तक हो गया था। तो अब देख लेते हैं भारत की क्षेत्रीय परिषदें। जहां जहां से प्रश्न उठते हैं मैं उसको ही बता रही हूँ।
क्योंकि डिटेल बहुत ज्यादा हो जाएगा और मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजें चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और सम्मिलित राज्य केंद्र शासित हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है चेन्नई में। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पुडुचेरी इसमें सम्मिलित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर है पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें, इसकी मुख्यालय है कोलकाता में और इसमें बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड सम्मिलित है। फिर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली सम्मिलित है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषदें, इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ सम्मिलित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। तो अब हम देखेंगे भारत में नए राज्यों का गठन। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का वर्ष है 1 अक्टूबर 1953। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960। डेट पूछ देता है इसलिए इसको आपको देखना जरूरी है। नागालैंड का है 1 दिसंबर 1963। हरियाणा का है 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश का है 25 जनवरी 1971। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का है 21 जनवरी 1972। सिक्किम का है 16 मई 1975। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का है 20 फरवरी 1987। गोवा का है 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ का है 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड का है 9 नवंबर 2000। झारखंड का है 15 नवंबर 2000। तेलंगाना का है 2 जून 2014। तो सबसे नया तेलंगाना है। ज्यादातर यही चारों पूछता है एग्जाम में, तो इन चारों को आप लोग याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नवंबर में बने थे, तो 2000 में बने थे, तो इसका ऐसे याद कर लीजिए, छ उ झ 1915, इतना याद रहेगा तो आप आराम से लगा लेंगे। और फिर तेलंगाना बचेगा तो उसका 2 जून 2014। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया है, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल तथा लेह जिला शामिल है। शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल है। तो पूछ भी सकता है कि लद्दाख में कौन कौन से जिले हैं, तो कारगिल और लेह है। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव बना दिया गया है। इसकी राजधानी दमन है। अब हम देखेंगे नागरिकता। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूलतः संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया।
वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। इसमें क्या है, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। 19(1) क वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) ख शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ग संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) घ भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) अंग भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) छ जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है, उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाएगा। दूसरा है, उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा है, उसे अपने विधि व्यवसायी वकील से परामर्श करने तथा बचाव करने का अधिकार होगा। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, परमादेश को मेंडामस, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण को सर्टेरियो और अधिकार परीक्षा को क्यू वारंटो। तो जैसे भी आपको याद हो जाए इसको याद कर लीजिएगा, दे देगा कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। तो ये पांचों प्रकार आपको याद होने चाहिए। अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहीं पे इसको बता दिया गया है कि आपका जो 20 और 21 को छोड़कर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, तो बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, केवल 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जाता है। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट है उसको ही बताया जा रहा है, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। ये भी पूछता है कि किसकी सिफारिश पर। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। तो मौलिक कर्तव्यों की सूची देख लीजिए। 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, तो एक एक को देखते चलेंगे। पहला है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठवां है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां, जिसको बाद में जोड़ा गया था, यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नोट: मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। अब हम देखेंगे संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ देता है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति को। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। योग्यता: अनुच्छेद 58 के में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। निर्वाचन: अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा यथास्थिति संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। पदावधि: अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। शपथ: अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेतन: राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। महाभियोग: अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। बाकी सब लोग एक एक बार ही बने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। देखिए, राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। फिर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक।
जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक, फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक, नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक, आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक, शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक, के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक, एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक, प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक, रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से तो 25 जुलाई 2017 से 21 जुलाई 2022, ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा 21 जुलाई 2022 तक रामनाथ कोविंद। उसके बाद 15वें नंबर पे है द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 से अब तक, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐड करना है। अब आगे देखते हैं, और द्रौपदी मुर्मू का क्रम पूछेगा तो वो 15वां है, ये आपको ध्यान रखना है। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, और भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, ये आप ध्यान रखना है। फिर है राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। तो विधायी शक्ति, राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है: संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है इनको, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है, राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80। फिर है अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। फिर है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती है। तो एक बार अगर क्षमादान याचिका रद्द हो गई तो उसको आप फिर से दाखिल नहीं कर सकते हैं। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में यह आपातकाल होता है, अनुच्छेद 352। फिर राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यक्ष के संकट की स्थिति में, अनुच्छेद 360। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुई थी। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुई थी। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। तो यहीं पे यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बार और बता दे रही हूँ। पूछ देता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो जिन लोगों को जानकारी नहीं लगती है वो तुक्का मारते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जान लें कि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगा है, लेकिन वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। फिर आप देखेंगे राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मनाने के लिए बाध्य परंतु परामर्श मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, जितनी भी चीजें राष्ट्रपति के बारे में बताई गई है उतनी ही चीजें एग्जाम में पूछती है, तो अभी बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपको 63 याद रखना है। निर्वाचन इनका पूछता है, तो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप रिमाइंडर कर लीजिए, जब आप राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ रहे थे तो वहां पे लिखा था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे, लेकिन मनोनीत को वहां पे नहीं ऐड किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत भी आते हैं। तो आपको फंसाने के लिए ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चार्ट है, मतलब भारत के अब तक के उपराष्ट्रपति को देख लीजिए। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन, 1952 से 1962। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 1952 से 57 एवं द्वितीय कार्यकाल 1957 से 62, यानी ये भी 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। जाकिर हुसैन 1962 से 1967, वीवी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, बीडी जत्ती 1974 से 1989, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला 1989 से 1984, आर वेंकटरमन 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायण 1992 से 1997, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, हामिद अंसारी 2007 से 2017। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 2007 से 2012 एवं द्वितीय कार्यकाल 2012 से 2017, इनका जो कार्यकाल था। 13वें नंबर पे वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपडेट करना है, वेंकैया नायडू जो है वो 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक उपराष्ट्रपति थे। इनके बाद जो वर्तमान में है उनका नाम है जगदीप धनखड़, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। 11 अगस्त 2022 से अब तक जगदीप धनखड़ हैं, तो ये आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उपराष्ट्रपति की जो पद है उसके लिए योग्यताओं को देखेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। पदावधि अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है। नोट: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद। तो आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा में मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है।
अब हम लोग देख लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। दूसरे थे गुलजारी लाल नंदा, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 कार्यवाहक। फिर थे लाल बहादुर शास्त्री, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 2066 से 24 जनवरी 2066 कार्यवाहक। फिर इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। फिर मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989। चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। फिर है पीवी नरसिम्हा राव, 21 जून 1991 से 16 मई 1996। फिर थे अटल बिहारी वाजपेयी, 16 मई 1996 से 1 जून 1996। फिर एच डी देवगौड़ा, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। फिर थे इंद्र कुमार गुजराल, 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014। लगातार 2 कार्यकाल, बहुत सारे लोगों का आप देखेंगे। फिर नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक यही प्रधानमंत्री हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। फिर अब हम देखेंगे संसद। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक यानी 89 से लेके 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता। राज्यसभा राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों थे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80(1) के अनुसार। तो ये आप चार्ट देख रहे हैं, ये राज्यसभा सदस्य संख्या का चार्ट है कि कौन कौन से राज्य में कितनी संख्या है। तो राज्य संघ शासित प्रदेश रहेंगे और सदस्य संख्या सबसे पहले देखेंगे। आंध्र प्रदेश में 11 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 7 है, बिहार में 16 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, गोवा में 1 है, गुजरात में 11 है, हरियाणा में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, झारखंड में 6 है,
कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है, मध्य प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, मणिपुर में 1 है, मेघालय में 1 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहां पर 3 है, ओडिशा में 10 है, पुडुचेरी में 1 है, पंजाब में 7 है, राजस्थान में 10 है, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 18 है, त्रिपुरा में 1 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, उत्तराखंड में 3 है, पश्चिम बंगाल में 16 है और तेलंगाना में 7 है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं अनुच्छेद 83(1) के अनुसार। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1992 को हुई थी। फिर है लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अब हम देखेंगे लोकसभा सदस्य संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछ देता है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में है सदस्य संख्या 25, अरुणाचल प्रदेश में है 2, असम में है 14, बिहार में है 40, छत्तीसगढ़ में है 11, गुजरात में है 26, गोवा में है 2, हिमाचल प्रदेश में है 4, हरियाणा में है 10, झारखंड में है 14, जम्मू एवं कश्मीर में है 5, केरल में है 20, कर्नाटक में है 28, मेघालय में है 2, महाराष्ट्र में है 48, मणिपुर में है 2, मध्य प्रदेश में है 29, मिजोरम में है 1। नागालैंड में है 1, ओडिशा में है 21, पंजाब में है 13, राजस्थान में है 25, सिक्किम में है 1, तेलंगाना में है 17, तमिलनाडु में 39, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में है 80, उत्तराखंड में है 5, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है 42, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है 7, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव ये एक ही में आ गया है अब, तो इसमें है 2, फिर चंडीगढ़ में है 1, लक्षद्वीप में है 1, लद्दाख में है 1 और पुडुचेरी में है 1। अब आगे देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अन्य तथ्य यहीं पे देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है।
किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, अनुच्छेद 118(4) में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर तथा उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नव गठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने, नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष पद के निर्वाचन का संचालन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्या कहता है? प्रोटेम स्पीकर। नोट: क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख तथा सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। अब हम देखेंगे संसद की वित्तीय समितियां। पहला है लोक लेखा समिति। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर है प्राक्कलन समिति। इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि लोकसभा से ही लिए जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण शब्दावलियां। शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को बताया जा रहा है, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। विनियोग विधेयक। इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। इसमें संचित निधि पर भारित व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। फिर है वित्त विधेयक। ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से उपखंड 6 तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। गठन। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34, मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पदावधि। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि अवकाश ग्रहण करने हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष है। पद मुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में या भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों तथा एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों में ये प्रारंभिक अधिकारिता है इनका। फिर प्रारंभिक अधिकारिता में ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल है। फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। फिर है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है।
पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। फिर है अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अब हम देखेंगे उच्च न्यायालय। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्ति आदि के बारे में प्रावधान उल्लिखित है। तो हम देख लेते हैं उच्च न्यायालय। सबसे पहले है इलाहाबाद। इसकी स्थापना हुई थी 1866 में और अधिकारिता क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और मुख्य पीठ इसकी प्रयागराज खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। फिर है आंध्र प्रदेश, 1 जनवरी 2019। आंध्र प्रदेश अधिकारिता क्षेत्र है और मुख्य पीठ है अमरावती। फिर है बॉम्बे, 1862 मतलब 1862 में। महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव इसके अधिकार क्षेत्र में है। और बॉम्बे मुख्य पीठ बॉम्बे, खंडपीठ नागपुर, पणजी एवं औरंगाबाद में है। फिर है कलकत्ता, 1862। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार इसके अधिकारिता में आता है। कोलकाता में खंडपीठ है और कोलकाता सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर। छत्तीसगढ़ 2000 में हुई थी स्थापना। छत्तीसगढ़ अधिकारिता में है और बिलासपुर इसकी खंडपीठ है। दिल्ली 1966 दिल्ली अधिकारिता में आता है और दिल्ली में ही इसकी खंडपीठ है। गुवाहाटी 1948। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। गुवाहाटी मुख्य पीठ गुवाहाटी है और खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। फिर है गुजरात, 1960 में स्थापना हुई थी। गुजरात अधिकारिता क्षेत्र में आता है और अहमदाबाद इसकी मुख्य पीठ है। फिर हिमाचल प्रदेश 1971 हिमाचल प्रदेश अधिकारिता क्षेत्र में आता है और शिमला इसकी मुख्य पीठ है। फिर है जम्मू एवं कश्मीर, 1928 जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है। श्रीनगर और जम्मू इसकी मुख्य पीठ है। झारखंड 2000 झारखंड इसके अधिकारिता क्षेत्र का है और रांची इसकी मुख्य पीठ है। फिर है कर्नाटक, 1884 कर्नाटक अधिकारिता क्षेत्र बंगलुरु में मुख्य पीठ है और खंडपीठ है धारवाड़ और गुलबर्ग। फिर है केरल, 1956 केरल एवं लक्षद्वीप अधिकारिता क्षेत्र एर्नाकुलम इसका मुख्य पीठ है। फिर है मध्य प्रदेश 1956 मध्य प्रदेश अधिकारिता क्षेत्र जबलपुर मुख्य पीठ और खंडपीठ है ग्वालियर और इंदौर। फिर है मद्रास, 1862 तमिलनाडु एवं पुदुचेरी अधिकारिता क्षेत्र चेन्नई मुख्य पीठ और खंडपीठ मदुरई। फिर है ओडिशा 1948 ओडिशा अधिकार क्षेत्र और कटक है मुख्य पीठ। पटना का है 1916 बिहार अधिकारिता क्षेत्र पटना में है इसकी मुख्य पीठ। फिर है पंजाब एवं हरियाणा 1966 अधिकारिता क्षेत्र में पंजाब आता है, हरियाणा और चंडीगढ़ और इसकी मुख्य पीठ है चंडीगढ़ में। फिर है राजस्थान 1949 राजस्थान अधिकारिता क्षेत्र जोधपुर में इसकी मुख्य पीठ है और जयपुर में इसकी खंडपीठ है। फिर आता है सिक्किम 1975 सिक्किम अधिकारिता क्षेत्र और इसकी मुख्य पीठ है गंगटोक में। फिर उत्तराखंड 2000 उत्तराखंड और मुख्य पीठ है नैनीताल। मेघालय मार्च 2013 मेघालय और शिलोंग में इसकी मुख्य पीठ है। फिर है मणिपुर मार्च 2013 मणिपुर अधिकारिता क्षेत्र इम्फाल है मुख्य पीठ। त्रिपुरा मार्च 2013 त्रिपुरा अधिकारिता क्षेत्र और अगरतला है इसकी मुख्य पीठ। और 25वां है तेलंगाना 1 जनवरी 2019 तेलंगाना अधिकारिता क्षेत्र और मुख्य पीठ है हैदराबाद। अब आगे देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। इससे पूर्व भी वे राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र
दे सकते हैं। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू और कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की शक्तियां। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। महान न्यायवादी एवं अधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देश करे या सौंपे। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान न्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इनका अगर टाइम पूछेगा ना कि कितने वर्ष का होता है कार्यकाल, तो आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। ये प्रश्न पूछा भी है। महान न्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। फिर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है, यानी 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। आकस्मिक निधि। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। अब हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153। योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नियुक्ति एवं पदावधि। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष तक की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1). राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य। कार्यकारी शक्तियां। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित तथा सत्रावसान कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। फिर है मुख्यमंत्री। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
अनुच्छेद 162 दो के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधायिका, राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन विधानसभा अथवा दो सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी राज्यों 6 कौन कौन से? आंध्र प्रदेश में 58, उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में 75, तेलंगाना में 40, बिहार में 75 और महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। ये विधान परिषदें हैं। तो पूछ सकता है वर्तमान में कितनी विधान परिषद हैं? तो 6 हैं। आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, बिहार में है और महाराष्ट्र में है। तो आंध्र प्रदेश में 58 सीट है, उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, कर्नाटक में 75, तेलंगाना में 40, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78 ये सीटें हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है। विधान परिषद अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है, परंतु इसका उत्सादन समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 70 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। नोट: अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसको गाने में 52 सेकंड निर्धारित किया गया है, जबकि संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त थे। राष्ट्रगीत कहीं कहीं दत्त है, कहीं कहीं दर है, ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो आगे देख लेते हैं। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र ध्वज को वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस तथा शौर्य का प्रतीक, सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सत्य का एवं हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्रमशः 2 संबंधित 3 होता है। अब देखेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर।
ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस को घोषित किया गया है। मोर पावो क्रिस्टेसस को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन सूस को मान्यता प्रदान की गई है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। अब हम देखेंगे पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से ड़ तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। अब ये जो पूछ देता है पंचायती राज की समितियां, उसको देख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जी.वी. के राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब देख लेते हैं नगर पालिका। आप वहां देखे होंगे कि ये तो बता दिया कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन ये प्रश्न बहुत पूछता है कि उसमें कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 यानी 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। तो अब एक साथ हम देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय दल। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल। बहुजन समाज पार्टी BSP हाथी असम को छोड़कर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI हसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM हसिया, हथौड़ा और तारा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी घड़ी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसी जोड़ा फूल, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी पुस्तक 7 जून 2019 को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई एनपीपी को। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये आपके राष्ट्रीय दल है। वर्तमान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या। अब हम देखेंगे प्रमुख संशोधन जो एग्जाम में पूछता है। बहुत सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम बारी बारी से यहाँ पे देख लेते हैं। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। 36वां संशोधन अधिनियम 1975, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 36वां संशोधन अधिनियम 1975 भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। तो ये इतनी चीजें 42वें संशोधन में था। क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ये सारा संशोधन है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक शांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। ये 44वें में हुआ था। ठीक है, फिर है आगे संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। सब 44वें संशोधन में हो रहा है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। फिर है 52वां संशोधन अधिनियम 1985, इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर है 61वां संशोधन अधिनियम 1988, नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर। तो नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे देख लेते हैं कौन कौन सा संशोधन इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे, जो एग्जाम में हमेशा पूछता है। 69वां संशोधन अधिनियम 1991, संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। फिर है 73वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर है 74वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर है 86वां संशोधन अधिनियम 2002, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। फिर है 51वां संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। फिर है 97वां संशोधन अधिनियम 2011, सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। फिर है 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ था। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। फिर है 102वां संशोधन अधिनियम 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। फिर है 103वां संशोधन अधिनियम 2019, सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था। फिर है 104वां संशोधन अधिनियम 2019,
लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन। फिर है 105वां संशोधन अधिनियम 2021। यह अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। तो ये था आपका पॉलिटी। तो आप इसको पूरा देख लीजिएगा, इसमें जितनी भी चीजें बताई गई हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। ये हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन इस एक वीडियो के अलावा आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।